अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ लें। गुडविल से आगे चलते हैं। अदर रिजर्व्स कितने हैं पी के? एस के? $4500, $2500, कितने परसेंट? $2500 का 70% कितना? 1750, 10,750। बल्कि इधर करता हूँ यार, ज़रा बोर्ड की सैर करा दें सबको, ताकि अगर नोट करना रह गया है तो कर लो नोट। या सोल्यूशन ही दे दूँ बाद में? नहीं, मेरे पास तो है। अच्छा चलो ठीक है, सोल्यूशन दे दूँगा। फिर भी कम से कम वो पिक्चर ही ले लो, ताकि अगर मैंने कोई वैल्यू पूछनी हो तो। रिटेन्ड अर्निंग्स पी और एस। हाँ जी, सवाल में कितनी है? 74 और 58। प्री 14,000। चले जी, तरतीब से चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 में कुछ रिटेन अर्निंग वाली चीज। डेफर्ड कंसिडरेशन को हमने फाइनेंस कॉस्ट आगे बढ़ानी है, तो फाइनेंस कॉस्ट कितनी बनाई थी? 7650। तो 7650 को 2 साल आगे बढ़ा लेते हैं और इसमें से 7650 माइनस कर देते हैं, तो जो डिफरेंस है वो फाइनेंस कॉस्ट है। कितना? 6 कर दें, 7 कर दें, कोई मसला नहीं। कहाँ लिखूं?
P 1607। और पॉइंट 1 में कुछ कंटिजेंट की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अच्छा, कंटिजेंट की जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है एक्विजिशन डेट पे, चूंकि कंफर्म नहीं था ना कि कंडीशंस पूरी होंगी कि नहीं होंगी, प्रोबेबिलिटीज हो सकता कोई हो, और कोई ना कोई मॉडल लगा के तो उसकी फेयर वैल्यू 1.25 निकाली होगी। लेकिन अब हम 30 जून 20 पे खड़े हैं और कंडीशन पूरी हो गई है, तो हमने अब पक्का कितने पैसे देने, तो फिर इसकी फेयर वैल्यू कितनी हुई? 3। तो अब 1.25 एक्विजिशन पे थी और अब 3 है पूरी। कितनी इंक्रीज आ गई? देखें, अब हमने लाजमी 2 महीने बाद 3 रुपए देने ही देने, क्योंकि जो शर्तें रखी थी वो तो हो गई पूरी। तो अब इस कंटिजेंट कंसिडरेशन को, अगर आपको ये वर्ड मुश्किल लग रहा है कि जिसकी फेयर वैल्यू 3 रुपए, चलें ऐसे कह लें कि अब कंफर्म हो गया है कि हमने 3 रुपए देने ही है 2 महीने बाद, तो लायबिलिटीज में कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो 1.25 पहले दिन रिकॉर्ड किया था, अब उसको 3 पे लाना है, तो इंक्रीज आ गई 1.75 की। तो ये 1.75 एक्सपेंस बन जाएगा 2800 इंटू 1.75। कहाँ? P। आगे शेयर एक्सचेंज का कोई ताल्लुक नहीं। आगे हमने एक लैंड का टुकड़ा उन फॉर्मर ओनर्स ऑफ एस को दिया था जो हमारी बुक्स में 8000 का था, और हम लैंड देख के भूल गए और उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, यानी बुक्स में से निकालना ही भूल गए। तो सही किया? नहीं, उसको निकालेंगे बुक्स में से। तो हमारी बुक्स पे वो 8 पे था, जबकि इन्वेस्टमेंट में कितनी अमाउंट शामिल की हमने? 10। तो 2000 का हमारा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो गया ना, तो वो यहां पर एंड हो जाएगा। जी 2000 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो जिस एसेट पे, और वो एसेट आज बुक्स में ना हो, तो हम उसको एक तो गुडविल की वर्किंग में लाते, और दूसरा फिर उसको एस की रिटेन अर्निंग में से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब वो है ही नहीं बुक्स के अंदर। बिक गया होगा, एस ने उसके ऊपर यकीनन कोई प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, तो हम उस प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो यहां पर बेशक लैंड और 2000 कॉमन है इत्तेफाक से, लेकिन ये वो वाला 2000 है जो पेरेंट ने लैंड दी थी एज अ कंसिडरेशन, रिकॉर्ड नहीं किया था, और अब जो 2000 करने लगा हूं ये वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। ये कहां लिखूं? एस में। पॉजिटिव एडजस्टमेंट थी इसलिए यहां लेस। और पॉइंट 1 में कुछ? अच्छा, पॉइंट 2 पे आ गए थे हम। पॉइंट 2 में एक तो हो गई लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फिर एक प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। इसका क्या करें? इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी 3000 और इसकी रिमेनिंग लाइफ 5, लेकिन ये कितने साल पुराना वाकया है? 2। तो 2 साल गुजर गए, तो 2 साल की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आएगी। कितनी? कहां पर? एस में 1200। और पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3
ब्रांड है, हमने गुडविल की वर्किंग में उसको रिकग्नाइज किया था, फिर इसको अमोर्टाइज करेंगे, तो लेस ब्रांड की अमोर्टाइजेशन। $12,000 था और इसकी लाइफ भी 5 थी और 2 साल गुजर गए। 4800 0.3 बस 3.4। अच्छा, अब ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, अगर ये आज भी बुक्स में होती तो वो नोट्स में एडजस्टमेंट नंबर 7 है कि ईयर एंड तक आते आते अगर और बढ़ गई है तो बढ़ा देंगे, लेकिन अगर कम हो गई है तो कम नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेटल हो गया मामला तो फिर मैंने ज़बानी कहा था कि फिर ये वो वाली बात बन जाएगी वो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा था कि कल को अगर कोई लायबिलिटी बाद में सेटल हो गई हुई है तो जो जो एस ने किया हुआ है जी, तो एस ने क्या किया हुआ है, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो लायबिलिटी जो अब कल को नहीं है तो उसकी जो हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी वो फिर रिटेन अर्निंग में आएगी। जैसे ये किया ना लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, अब लैंड तो है ही नहीं तो पीपी की बजाय हम उसको यहां ले आए। इसी तरह ये जो हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाई थी अब तो है ही नहीं है आज, क्यों नहीं है, सेटल हो गई हुई है, तो वो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यहां है उसको लायबिलिटीज में ले जाने की बजाय रिटेन अर्निंग्स में लाएंगे। एड लेस, वो तो था कि अगर आज भी पेंडिंग है और एस ने कोई अकाउंटिंग कर ली हुई है तो फिर हम रिवर्स कर देते हैं, लेकिन ये तो सेटल हो गई, तो जब सेटल हो गई तो फिर ये वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में कवर हो जाएगा कि हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया। ये भी तो देखें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ही है ना, तो ऐसा एसेट और लायबिलिटी जिसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी और अब वो ईयर एंड पे है ही नहीं तो उसका दूसरा इफेक्ट रिटेन अर्निंग में था, तो ये वो इन दोनों का सेम काम हुआ है, ये रिटेन अर्निंग में आया है। जी 0.4 हो गया, 0.5 नॉन कंट्रोलिंग इंटर प्रोपोर्शनेट पे है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 6 इम्पेयरमेंट, ये मैंने कहा सवाल के एंड पे करेंगे, डेफर्ड टैक्स से जस्ट पहले। और अब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन पे आते हैं, तो इंटर कंपनी सेल्स हैं, इन इंटर कंपनी सेल्स में से जो पड़ा हुआ रह गया है वो मसला है, अगर सब बिक गया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जो पड़ा रह गया वो मसला है। तो जो स्टॉक पड़ा रह गया उस पे यूआरपी है, वो सेलर के प्रॉफिट्स में से निकाल देते हैं, और दोनों ही हैं, यानी पी ने भी कुछ चीजें बेची हुई हैं और एस ने भी कुछ चीजें बेची हुई हैं, तो दोनों ने यूआरपी कमाया हुआ है, तो दोनों के अपना अपना यूआरपी उनकी रिटेन अर्निंग में से लेस कर लेते हैं। पहले पी की बात करते हैं। पी ने जो चीजें बेची थी उनमें से कितनी एस के पास पड़ी हुई हैं, 5000, लेकिन इस टेबल के नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, क्या गुड्स एंड ट्रांजिट भी हैं, और गुड्स एंड ट्रांजिट भी आपको मैंने बताया था कि इसको हम चूंकि खुद इन्वेंट्री बना रहे होते हैं तो इसके ऊपर भी यूआरपी होता है, तो ये किसकी तरफ रवाना है चीजें, गुड्स एंड ट्रांजिट, तो एस के पास जो पड़ी हुई इन्वेंट्री है उस पर भी यूआरपी कैलकुलेट होना है, और ये जो गुड्स एंड ट्रांजिट एस की तरफ जा रही है ये भी हमने एस की इन्वेंट्री बनानी है ना बैलेंस शीट में, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो एस की इन्वेंट्री बना देंगे इसको हम, तो एस की इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है उसमें भी यूआरपी है, और जो गुड्स एंड ट्रांजिट उसमें जा रही है उसमें भी यूआरपी है। कितनी गुड्स एंड ट्रांजिट जा रही है, 4000, तो एस के पास 5000 पहले पड़ी हुई है
और 4 और उसकी तरफ रवाना है, तो इन पे बनेगा यूआरपी कितना? 20%। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जिसमें पी सेलर है, तो पी ने कितना कमाया था? 20%, तो 20%। अच्छा, इसी तरह से एस की बेची हुई चीजों में से पी के पास कितनी बची हुई है? 8000, और उन पे कमाया था एस ने कितना? 25%। तो जो पी ने कमाया हुआ था वो पी में से लेस हो रहा है, और जो एस ने कमाया हुआ था वो एस वाले कॉलम में से लेस हो रहा है। तो ये पी वाला कितना बनता है? ये पी वाले कॉलम में से लेस, और एस ये एस वाले कॉलम में से लेस। जी पॉइंट आगे। किसने बेची है? तो एस ने मशीन बेची है, और एस ने जो मशीन बेची है उस पे भी फिर यूआरपी है। और मशीन के यूआरपी के लिए आपको बताया था कि 2-3 तरीके हैं। तो जो एक तरीका ज़्यादा इस्तेमाल हो जाना आसान है वो है कि आप प्रॉफिट में से जितना रियलाइज हो गया वो निकाल दें। क्यों रियलाइज हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। तो प्रॉफिट कमाया कितना था? 8000। अब इसमें से निकाल दें जो रियलाइज हो गया। 8000 का कितना हिस्सा रियलाइज हो गया? जितना डेप्रिशिएट हो गया। रेट शेट कोई बताया नहीं है, तो रेट नहीं बताया तो ऐसा करते हैं कि हमें यह पता है कि 38,000 में से 1900 डेप्रिशिएट हो गया, तो फिर इतना ही पोर्शन इसका भी रियलाइज हो गया होगा ना। ये 1900 आधे साल की है ना, आपको बता दिया ना कि कितना डेप्रिशिएट कर दिया। तो इस पूरे में से अगर इतना डेप्रिशिएट हो गया तो इतना ही हिस्सा इसका भी रियलाइज हो गया होगा। तो पूरे प्रॉफिट में से ये रियलाइज हो गया तो बाकी यूआरपी बच गया। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो ऐसे कर लेते हैं कि 38,000 रुपए पे क्या रेट चार्ज हुआ होगा 6 महीने का कि 1900 आया होगा? 10%। तो 8,000 10% इंटू 6/12 कर लें, चाहे तो ऐसे कर लें। कितना आ गया? 7600 शायद। कहां से लेस करूं? कौन सेलर था इसका? एस सेलर था, तो यहां से लेस। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड। और दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया? ठीक है, चलें। ये पेबल रिसीवेबल उड़ाने के लिए बताया हुआ है डिविडेंड। आगे डेफर्ड टैक्स, बस खत्म। चलें, अब जो एडजस्टमेंट्स करनी थी कर ली। अब आते हैं इंपेयरमेंट के ऊपर। इंपेयरमेंट का एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, इंपेयरमेंट वाले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6, वर्किंग फॉर इंपेयरमेंट। क्या कहा है? किसको सीजीयू कहा है? पीपी और गुडविल को। अगर पीपी और गुडविल को कहा होता तो फिर हम पूरे एस के नेट एसेट्स को लेते और जो जो सवाल में एडजस्टमेंट्स की हैं सब उसके अंदर ले आते।
तो चूंकि कह दिया पीपीई और गुडविल तो ठीक है। फिर पीपीई सवाल में कितना है? 1 नहीं, हम एस की बात कर रहे हैं। 120,000। अच्छा, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स क्या किए हमने पीपीई में? ये तो सवाल की फिगर है ना, लेकिन हमने ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हमने क्या चेंजेस किए हैं पीपीई में? क्या क्या किया देखें, बताएं। प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है, कितनी? 3,000, और उसको फिर 1200 डेप्रिशिएट किया है। और लैंड तो है ही नहीं, अब लैंड तो बिक गई है ना, वो तो है ही नहीं। और पीपी में कुछ किया है? नहीं, वो तो पी का है ना, एस का तो, वो तो पी का पीपी है ना। नहीं, एस ने तो निकाल दिया वो होगा, तो 120 में से निकला वो, ठीक है। वो तो पी का एसेट है जिसमें इसको हम कम कर रहे हैं। तो बस यही एडजस्टमेंट की है। कितनी? 1800। और गुडविल 16,040 लिख दूं गुडविल। ये मैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने लगा हूं, जो भी इस सवाल से पहले बता रहा था। ग्रॉसअप करना पड़ेगा ना, क्योंकि गुडविल निकाली हुई है एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे, तो हमें गुडविल को ग्रॉसअप करना पड़ेगा। गुडविल हमने निकाली हुई है 16,040, इसको हमें ग्रॉसअप करना पड़ेगा। डबल 2914, तो पूरी कैरिंग अमाउंट बन गई 144,714, जबकि रिकवरेबल अमाउंट कितनी है सवाल में दी हुई है? डबल 114,000। तो लॉस आ गया कितना? 30,714। ये इंपेयरमेंट लॉस है। इस इंपेयरमेंट लॉस में से जब हम एलोकेट करेंगे तो गुडविल को होगा 22,914, ये 22,914, और पीपीई को होगा 78। ये इंपेयरमेंट लॉस है। जहां तक पीपी के लॉस की बात है, पीपी का इंपेयरमेंट लॉस है। किसके पीपी है ये? एस के। तो 7800 का क्या करूं? एस की रिटेन अर्निंग में से लेस और पीपी में से लेस। वो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कर लेंगे। तो एस की रिटेन अर्निंग से लेस और पीपी में से लेस। $7,800 वर्किंग 4। और गुडविल की इंपेयरमेंट का क्या करें? वो गुडविल की वर्किंग में जाएं। गुडविल की मैंने तो मिटा दी है, आप गुडविल की वर्किंग में जाइए। इंपेयरमेंट लॉस वहां लाइन लिख के जगह खाली छोड़ी हुई थी। वर्किंग 1 में जाएं, वहां गुडविल में इंपेयरमेंट लॉस की लाइन लिख के जगह खाली छोड़ी हुई थी। कितना लेस कर दें वहां से? 22,914 नहीं, 22,914 का 70%, यानी 16,040। तो गुडविल की वर्किंग में इंपेयरमेंट लॉस के साथ ब्रैकेट में लिख लें 22,914 का 70%। ये तो हमने सिर्फ हवा भरी थी या निकालने के लिए।
गुडविल में से लेस कितना करना है, 22,914 में से हवा निकाल के, तो 22,914 का फिर 70% ले लें, यानी 16,040। तो गुडविल की वर्किंग में से 16,040 लेस होगा। और उसका दूसरा फैक्ट किसमें से, एनपी में से। क्यों, एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती तो एस में से लेस करते, एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो पी में से लेस करेंगे। सोलह 040 गुडविल की वर्किंग 1 में से लेस और यहां पी वाले कॉलम में से लेस, क्योंकि एनसीआई वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर है। एनसीआई वैल्यूड एट फेयर वैल्यू होता तो फिर इस कॉलम से लेस करता। और कोई एडजस्टमेंट रहेगी? अब आखिरी काम हमने करना है कि जो भी हमने यहां पर एडजस्टमेंट्स की हैं, देखें ये जो रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट की हैं, जितनी भी की हैं, मतलब इनकम एक्सपेंस चेंज किए हैं ना हमने, तो अगर इनकम एक्सपेंस चेंज होगा तो टैक्स भी चेंज होगा। लेकिन चूंकि इनकी रिटर्न्स नहीं चेंज होने लगी, तो वो कौन सा टैक्स चेंज होगा, डेफर्ड वाला। तो जिस जिस इनकम एक्सपेंस को चेंज किया है उसका टैक्स इफेक्ट, टैक्स चेंज हो जाएगा। और पी के पी में और एस का एस में, दोनों में अलग अलग चेंजेस किए ना, तो पी से पी वाला पी में और एस वाला एस में। तो हमने कहां कहां चेंजेस किए हैं, ये डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर लेते हैं। ये नोट कर लें, फिर मुझे मिटा के बोर्ड चाहिए। अच्छा, हमने एडजस्टमेंट्स इन रिटेन अर्निंग्स की क्या क्या है? ये सारी की हैं, लेकिन इनमें से 2-3 ऐसी हैं जिनके बारे में कह दिया कि टैक्स इफेक्ट नहीं है, तो उनको रहने देते हैं, बाकी लिख लेते हैं क्या क्या की हैं। शुरू से शुरू करते हैं। बल्कि एक रिटेन अर्निंग में चीज मिस हो गई, एक चीज मिस हो गई। पॉइंट नंबर 1 में इन कंसिडरेशंस की जो लिस्ट है उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है,
कि पी ने अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? उसने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसको कह के रिकॉर्ड किया हुआ है? जो कैश दिया था वो, और साथ कोई कमीशन दिया था, तो ये वो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट हो गई ना। तो जो उसने कमीशन दिया था वो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, क्या करें उसको? तो रिटेन अर्निंग में उसको चार्ज करेंगे। तो ये एक मिस हो गई थी चीज़। तो एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ कॉस्ट थी, कितनी थी नहीं बताई, कैसे ढूंढें? जो उसने इन्वेस्टमेंट 21,000 दी हुई है उसमें से कैश वाली फिगर निकाल देते हैं, बाकी फिर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट होंगी। ये हमने वर्किंग वन में निकाली थी 19,600, तो ये बैलेंस शीट में आ रही है, तो इसमें से ये निकाल दें तो बाकी सारी एक्विजिशन कॉस्ट है। क्या गुडविल में हमने लिखा ही 19,600 था? चल अब इधर क्या क्या चेंजेस किए हैं वो लिखूं? नहीं, क्यों नहीं? सवाल में कहा हुआ इसकी कोई डिडक्शन नहीं है। पढ़ो। आखिरी पॉइंट। तो इनका टैक्स इफेक्ट ही नहीं है। जो डेफर्ड कंसिडरेशन है और कंटिंजेंट है, इसमें लिखा हुआ सवाल में किसका कोई टैक्स इफेक्ट नहीं है। तो जब टैक्स इफेक्ट नहीं है तो उसका टैक्स नहीं है। तो 1607 भी गया खुरम उस जगह पर, 1607 भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये बाकी चीजें रह गई। तो 1200 क्या है? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इधर, और 4800 क्या है? एमोर्टाइजेशन, और कंटिंजेंट लायबिलिटी 7,000, और यूआरपी ऑन गुड्स 1800 और 2000, यूआरपी ऑन मशीन 7600, और इम्पेयरमेंट पीपीई की 16,000 नहीं 7800। अच्छा, आपको ना IAS 12 में बताऊंगा गुडविल और उसकी इम्पेयरमेंट लॉस, इस पे कोई डेफर्ड टैक्स नहीं होता। ये IAS 12 में बताऊंगा। मैंने इसलिए गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस नहीं लिखा, ये IAS 12 में इसकी रीजन बताऊंगा। गुडविल और उसकी इम्पेयरमेंट पे कोई डेफर्ड टैक्स नहीं होता। एक्विजिशन कॉस्ट 1400, $3200, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर हम प्रॉफिट्स कम कर रहे हैं तो टैक्स भी कम होगा। और कितना है टैक्स? 25%। तो इस पे कितना टैक्स कम होगा? और इधर अच्छा, टैक्स कम होगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो रिटेन अर्निंग्स में इसको ऐड कर देते हैं।
है। FAR2 में बिजनेस कंसोलिडेशन में IS12 नहीं था। चलें ये S वाले कॉलम का देखें कितना बना। सही है 29,700 और P में इसका हिस्सा ऐड हो जाएगा 29,700 का 70%, 790। तो पेरेंट का ग्रैंड टोटल हो गया 7,1 ठीक 7,1,843 ये हो गई रिटेन अर्निंग की वर्किंग। अच्छा मैंने ये सवाल बहुत बड़ा बनाया हुआ है क्योंकि सारी एडजस्टमेंट्स डाली हुई हैं और वर्किंग 6 NCI ये 3 लाइनों की चीज़ है। वैल्यू एट एक्विजिशन कितनी निकाली थी कितनी 25,950 निकाली थी 25,950 और अदर रिजर्व में हमने 2500 का वहाँ 70 लगाया था यहाँ 30 लगा देते हैं। फिर रिटेन अर्निंग्स में वहाँ लगाया है वो हमने 29,700 का 70 यहाँ लगा देते हैं 30 8,910 35,610। चले मैं ना नमाज पढ़ लूँ फिर बैलेंस शीट बनाता हूँ। अच्छा अब इसकी ना बैलेंस शीट आप खुद ही बना रहे हैं और सॉल्यूशन मैंने साथ अपलोड किया हुआ है तो आप इसकी बैलेंस शीट खुद ही बना रहे हैं और अगली क्लास में फिर आप जब ये अरसलान भी कराएगा उसको मसले आए होंगे तो मैं बैलेंस शीट पे डिस्कस कर लूँगा क्या है। मैंने ब्रैकेट में बहरहाल सारा प्लस माइनस लिखा हुआ है कि क्या क्या प्लस माइनस किया हुआ है तो इसकी बैलेंस शीट आप खुद ही बना रहे हैं। बैलेंस शीट बस बहुत है। एसओसीआई आसान है और जो एसओएफपी में सब पढ़ चुके वो सारी बातें तो दोबारा नहीं समझाने की जरूरत, सिर्फ उनका फॉर द ईयर एसओसीआई में क्या इफेक्ट पड़ेगा बस ये डिस्कस करना है। अच्छा जिस तरह मैंने एसओएफपी एक बेसिक से सवाल से उसकी वर्किंग्स और बैलेंस शीट बनाने का तरीका समझाया था, बिल्कुल इसी तरह से मैं एसओसीआई भी एक बिल्कुल बेसिक से सवाल से उसका बेसिक प्रोसीजर सिखा रहा हूं, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट्स बताऊंगा। कंसोलिडेटेड एसओसीआई बताने लगा हूं।
कंसोलिडेटेड एसओसीआई। एक सवाल लिखें, उस सवाल के डाटा से मैं आपको बेसिक प्रोसीजर सिखाता हूं और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट्स वैसी ज़बानी ज़बानी। अच्छा, एसओएफपी के अब जो बाकी 6-7 सवाल हैं वो आपने करने हैं, नहीं तो कम से कम सोल्यूशन देखने हैं, कम से कम हैं, कल ही कर लें तो अच्छा है। सवाल लिखिए एक, एसओसीआई फॉर द ईयर एंडिंग, एसओसीआई फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2020, 30 जून 2020। इसमें अंग्रेजी तो है, 7 रुपीस के 2 कॉलम है, पी का और एस का, यानी ये दोनों की एसओसीआई अलग अलग है। सेल्स पी की 1 लाख और एस की 80,000। इसी तरह से बाकी सारी फिगर्स भी मैं पहले पी की बताऊंगा फिर एस की बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स $70,000 और 62,000, 70,000 और 62,000। जीपी कितना? 30 और 18। एस की सेल्स कितनी बताई मैंने? अच्छा 80,000 बताई। नहीं नहीं, एस की सेल्स 90,000 कर लें। एस की सेल्स 90,000। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 15,000 और 12,000, 15,000 और 12,000। एडमिन एक्सपेंसेस 9,000 और 10,000। फाइनेंस कॉस्ट 6,000 और 5,000, 6,000 और 5,000। अदर इनकम 3,000 और 1,000। पीबीटी कितना आ गया? हम्म, 3,000 और पीबीटी आ गया 3,000 और 2,000। टैक्स 1,000 और 700। पैट
2000 और 1300। उसके बाद लिखिए अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में लिखें रीवैल्यूएशन गेन लिख लें, रीवैल्यूएशन गेन। $1000 और 900। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कितनी होगी? 3000 और 22। और उसके बाद लिखिए P acquired 80% shares of S some years ago। P acquired 80% shares of S some years ago। मुझसे रिक्वायर्ड है ग्रुप एसोसीआई। ग्रुप एसोसीआई बनाने का तरीका यह है कि सारी इनकम एक्सपेंसेस इवन के ओसीआई भी P+S, जैसे हम लोग एसओएफपी में करते थे, एसेट्स लायबिलिटीज ऐड कर देते थे। क्या इससे फर्क पड़ता है कि पेरेंट ने एस के कितने शेयर्स लिए हुए? पूरे एसेट्स कंसोलिडेट करते थे ना। तो इसी तरह से इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर भी पूरे कंसोलिडेट होंगे, यानी P+S। तो सेल्स कितनी है? 100 और 90, 190। कॉस्ट ऑफ सेल्स 70 और 62, 132। अच्छा, इस जीपी को P+S नहीं करना, ये कैलकुलेट करना। आगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 15 और 12, 27। एडमिन 9 और 10, 19। फाइनेंस कॉस्ट 5, 11। और अदर इनकम 3 और 1, 4000। पीबीटी कितना? 5000। टैक्स 1700 और 700। पैट 3300। 3300 पैट। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन गेन 1000 और 900, 1900। और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम 5200। तो एसओसीआई की हर लाइन आइटम P+S इररिस्पेक्टिव। अब यहां से यहां तक देख के पता नहीं चल रहा कि कितने परसेंट शेयर्स हैं, क्योंकि ग्रुप की ही मेहनत से ये सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस इनकर हुए। तो पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक P+S, इसी से आगे चल रहा है। यहां जगह खत्म हो गई इसलिए मैं वहां लिख रहा हूं, वरना वो इसी की कंटिन्यूटी में, चाहे एक लाइन छोड़ के लिख लें, लेकिन इसी की कंटिन्यूटी में है। क्या हमने अब इसमें हिस्से बताने हैं, इसी से आगे चल रहा हूं। एक हिस्से बताने हैं प्रॉफिट में, उसको कहा जाता है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू। अच्छा, ओसीआई में और चीजें भी होती हैं, वो जो IAS 19 का रीमेजरमेंट गेन था, फिर इसी तरह से जो IFRS 9 में चीजें होती थी, वो सब कुछ भी है। लेकिन ऐसी बस कंसोलिडेशन में मैंने ज्यादा लाइनें नहीं लिखी। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, जो प्रॉफिट है उसके अब दो हिस्सेदार हैं। इक्विटी के जैसे दो हिस्सेदार थे ना, एक ग्रुप था और एक एनसीआई था, तो प्रॉफिट के भी फिर दो हिस्सेदार होंगे। एक होंगे शेयर होल्डर्स ऑफ
पी और एक होगा एनसीआई। और फिर हम एक और हिस्सा बांटेंगे जो कहलाएगा टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू, और ये भी ऐसे ही दोनों हिस्सेदारों को, शेयर होल्डर्स ऑफ पी और एनसीआई। प्रॉफिट है कितना टोटल ग्रुप का? 3300। तो ये 3300 है जिसके टुकड़े होने, और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कितनी है? अदर कंप्रिहेंसिव इनकम नहीं कह रहा, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम 5200। तो ये इसके दो हिस्से बढ़ते हैं। ये पूरी मिला के ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम है। जिस तरह बैलेंस शीट के सवाल में मेनली 4 वर्किंग्स बनाई थी, इसमें मेनली एक वर्किंग होती है, बाकी फिर हस्बे तौफीक हस्बे जायका वो होती है एनसीआई। ये वर्किंग है। और ये जो एनसीआई की वर्किंग है ना, जो एसओएफपी में एस वाला रिटेन अर्निंग का कॉलम था, उसमें प्लस माइनस करते थे, एंड पे जो आंसर आता था उसी पे 20% लगा के एनसीआई में चला जाता था ना। तो वो जो वहां रिटेन अर्निंग का कॉलम होता था, चूंकि वो बैलेंस शीट थी तो रिटेन अर्निंग्स थी एज एट, ये इनकम स्टेटमेंट है, तो इसमें एस की रिटेन अर्निंग की जगह प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा। क्योंकि देखें वहां पर हम बताते थे कि एस की रिटेन अर्निंग्स में एनसीआई का हिस्सा कितना है, यहां पर हम क्या बताने लगे कि एस के प्रॉफिट में एनसीआई का हिस्सा कितना है। तो बिल्कुल जिस तरह से वहां पर एस की रिटेन अर्निंग का कॉलम होता था, यहां पर एस के पैट का कॉलम होगा। ये एस के पैट से रिलेटेड वो यहां आएगा। और वहां पर एडजस्टमेंट्स आती थी एक्विजिशन से लेके ईयर एंड तक की, यहां पर एडजस्टमेंट्स आया करेंगी सिर्फ फॉर द ईयर। और जो यहां प्लस माइनस होके एंड पे आंसर बचेगा उसका 20% एनसीआई का। अब जैसे इसमें एस का पैट कितना है? एस का पैट सवाल में ही दिया होगा कितना? 1300। अगर कोई एडजस्टमेंट्स होती तो मैं इसमें एडजस्टमेंट्स करता, नहीं है तो बस ये 1300 है। और इसमें से एनसीआई का हिस्सा कितना है? 1300 का 20% 260। तो इस 3300 में से, अच्छा इस 3300 का 20% एनसीआई का है। ये जो प्रॉफिट है ये पी प्लस एस करके बना है, यानी इसमें तो पी का भी प्रॉफिट है ना, तो पी के प्रॉफिट में थोड़ी एनसीआई का हिस्सा है। एनसीआई का हिस्सा सिर्फ एस के प्रॉफिट में, इसलिए 3300 का 20% नहीं कर देना, एस के प्रॉफिट का 20% करना है। और चूंकि हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो एस का प्रॉफिट तो आप सवाल से उठाएंगे, लेकिन उसके अलावा यूआरपी वगैरह 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 वो फिर यहां खुद एडजस्ट करके फिर उसके ऊपर परसेंटेज लगेगी। बिल्कुल मैंने कहा ना, जिस तरह बैलेंस शीट के सवाल में एस की रिटेन अर्निंग्स का कॉलम होता था, तो यहां पर पैट का कॉलम है। इसमें से एनसीआई का हिस्सा कितना? ये वर्किंग से निकलेगा कितना? तो अगर इसका हिस्सा 260 है तो बाकी कितना? 30। जिस तरह बैलेंस शीट में हम एस और पी की रिटेन अर्निंग्स का कॉलम बनाते थे, पी और एस की रिटेन अर्निंग का कॉलम, यहां पर सिर्फ एस की रिटेन अर्निंग का कॉलम, एस के पैट का कॉलम काफी है, पी के पैट का कॉलम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 3300 में से ये माइनस कर दें तो बाकी ये निकल आएगा, तो उस पर टाइम ज़ाया करने की जरूरत ही नहीं है। तो एसओसीआई में देखें, बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स के अंदर हम गलतियां लेते थे ना, वो जो एक्सपेंसेस इनकम्स की गलतियां थी वो रिटेन अर्निंग में ले रहे थे ना, क्योंकि तब हम बैलेंस शीट कर रहे थे और जो भी एक्सपेंस इनकम था वो रिटेन अर्निंग में होना था। अब हमारे पास पूरा एसओसीआई है, तो जो एडजस्टमेंट्स वहां पड़ी थी उनमें जो जो एक्सपेंसेस इनकम्स की एडजस्टमेंट थी वो अब यहां होंगी। तो इसी तरह वहां जो रिटेन अर्निंग का कॉलम होता था यहां पर पैट का होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट एज एट होती है, ये फॉर द ईयर होता है। लेकिन मैंने कहा कि रिटेन अर्निंग में हम एक पी और एक एस का कॉलम बना रहे थे,
अब यहां P का कॉलम बना के टाइम जाया नहीं करेंगे, हम सिर्फ S वाला कॉलम बनाएंगे और P वाले कॉलम का जो रिजल्ट आना था ना ये वही आ जाएगा, तो उस पर टाइम ही नहीं जाया करेंगे हम। तो ये फिगर बैलेंसिंग निकला करेगी। ये फिगर कहां से आई? ये यहां से आई, नहीं ऐड करके नहीं, ये फिगर ये इसको देख के यहां लिखा है, ये इसको देख के यहां लिखा है, ये इनका बैलेंस करके लिखा है। ये बात फिर सुन लीजिए, जो हम बैलेंस शीट में P और S की रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाते थे वो एज एट था, ये फॉर द ईयर है, तो यहां पर S और P के पैट का कॉलम होना चाहिए, लेकिन P के पैट के कॉलम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो P का पैट का कॉलम बना के भी हमने फिगर निकालनी थी ये वही निकल आनी है, तो उसका टाइम बचेगा, इसलिए हम सिर्फ S के पैट का कॉलम बनाया करेंगे। अगर नहीं यकीन आया तो P के पैट का कॉलम बना के देखते हैं। P का पैट कितना? P का पैट कितना? 2000। तो साथ एक P के पैट का कॉलम बन गया, और इस 1300 का 80% कितना? 1040। तो इसलिए P के पैट का कॉलम बना के हम टाइम जाया नहीं किया करेंगे। अच्छा, यहां पर भी हम एक टाइम बचाते हैं। इस 5200 में ये शामिल है ना, क्योंकि ये हमने अदर कंप्रिहेंसिव इनकम नहीं लिखा, क्या लिखा है? टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम लिखा है। इसमें ये शामिल है, तो इसमें जो एनसीआई का हिस्सा होगा उसमें ये शामिल होगा ना, तो हम ब्रैकेट के अंदर ये 260 तो एज इट इज लिख देंगे, ये वाला, क्योंकि ये तो ऑलरेडी निकाल लिया, वही यहां लिख देंगे। यहां से टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम तक पहुंचना है, तो बस अदर कंप्रिहेंसिव इनकम ऐड कर दें। देखें 3300 से 5200 तक पहुंचना है, पैट से टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम तक पहुंचना है, तो क्या करें? अदर कंप्रिहेंसिव इनकम ऐड कर देना। तो पैट में एनसीआई के हिस्से से टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई के हिस्से तक पहुंचना है, तो इसमें क्या ऐड कर दें? अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई का हिस्सा। तो एस की अदर कंप्रिहेंसिव इनकम कितनी? एस की, तो उस 900 में एनसीआई का हिस्सा और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 440, और इसको बैलेंस कर दें, पेरेंट का हिस्सा बैलेंस करके निकल आया करेगा कितना? 4760। चलें अब इसके नोट्स देखें, ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट्स करते हैं, आसान सी हैं। पहली एडजस्टमेंट, अच्छा अब ये सारी एडजस्टमेंट्स हम बैलेंस शीट में पढ़ाए हुए हैं, यहां पर हम सिर्फ उनका फॉर द ईयर लेने लगे। हाँ जी, पहली एडजस्टमेंट क्या है? तो अभी अभी सवाल भी किया था, इंपेयरमेंट लॉस, गुडविल के इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर ना, जो अभी अभी बैलेंस शीट का सवाल भी किया है। अभी जो बैलेंस शीट का सवाल किया है तो वो इसी साल ही की सारी इंपेयरमेंट थी, तो उसमें 16,000 निकला था गुडविल से रिलेटेड और 7800 बाकी एसेट से रिलेटेड। पहले 7800 की बात करते हैं। इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर है, क्या करूं? उसको एक्सपेंस बनाऊंगा, इधर ब्रैकेट में ऐड कर लूंगा, और
वो एस का एसेट था ना, तो एस की रिटेन अर्निंग में से लेस किया था ना, तो उसको एस के पैट में से यहां लेस कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज अभी आपको अगर देख के लगाओ तो बैलेंस शीट में हम हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट ले रहे थे कि वहां ऐड और वहां ऐड, वहां लेस और वहां लेस। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट थी, ये एसओसीआई है। यहां पर जरूरी नहीं कि हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट, यहां पर हो सकता है एक इफेक्ट हो सकता है दो हो, तो यहां पर डबल इंश्योर करने की जरूरत नहीं है। दोबारा देखें, उन पीपीई का इंपेयरमेंट लॉस वो जो 7800 निकला था, अब देखिए ये एसओसीआई है। एसओसीआई में एक्सपेंस फॉर द ईयर आना है ना, तो वो हम यहां एडमिन में ऐड कर लेंगे। एडमिन में या कॉस्ट ऑफ सेल में डिपेंड करता है वो एसेट्स कौन से हैं, तो यहां पर ऐड हो जाएगा ब्रैकेट में। और चूंकि उससे ग्रुप का प्रॉफिट कम होगा, ग्रुप का प्रॉफिट तो कम होगा, तो वो एस का एसेट है या पी का है, तो इसलिए उसको एस को चार्ज होना चाहिए ना, तो एस के पैट में से लेस भी होगा, यानी 1300 में से लेस होगा, फिर जो आंसर आएगा उसका 20% ये है। जिस तरह पहले एस की रिटेन अर्निंग का कर रहे थे, तो अब वो एस के पैट में कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं, अगर गुडविल का लॉस है यानी वो 16000, अगेन एक्सपेंस फॉर द ईयर है, क्या करूं? एक्सपेंस कर दे, यहां ब्रैकेट में ऐड कर दे। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, एनसीआई फेयर वैल्यू पे, तो वो एस को चार्ज होना चाहिए, तो यहां से लेस कर देंगे। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे नहीं है तो एस को चार्ज होना चाहिए, तो यहां से नहीं करेंगे, और वो पी को ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। कैसे? यहां पर एक्सपेंस तो बनेगा, ग्रुप का प्रॉफिट तो कम आएगा, लेकिन हम एनसीआई पे उसका इफेक्ट नहीं लेंगे, तो बैलेंसिंग करने से वो सारा का सारा पी को चार्ज हो जाएगा। एडजस्टमेंट 1 पढ़ लें। ठीक है। अच्छा, अब ये आसान आसान सी हैं, देखें ऐसे ऐसे हो रही हैं। अगर एक्विजिशन से रिलेटेड कोई कॉस्ट इनकर हुई है, तो बैलेंस शीट में हमने क्या किया था, और पेरेंट की रिटेन अर्निंग को चार्ज किया था, यानी हमने उसको एक्सपेंस माना था ना। तो अगर एसओसीआई का सवाल है तो एक्सपेंस मानना है उसको, क्या करें? एक्सपेंस में लिख दें, फाइनेंस कॉस्ट में लिख दें, ज्यादा मुनासिब है, एक्सपेंस मान लें। और बैलेंस शीट में क्या उसको एस को चार्ज किया था? नहीं, तो यहां से लेस करेंगे? नहीं, बस यहां एक्सपेंस बना लेंगे। अच्छा, हर साल ऐसे ही किया करेंगे? नहीं, वो तो बस पहले साल का मसला है। तो अगर पहले साल का सवाल है तो फिर यहां पर आएगा, और अगर अगले किसी साल का है तो उसका कुछ भी नहीं करना, वो तो बैलेंस शीट की चीज है। एडजस्टमेंट 2, अच्छा, सारी कंसोलिडेशन ऐसी जबानी टपानी नहीं है, ये मैं अभी सारा कुछ कैफ 7 रिवाइज करा रहा हूं, उसमें भी मैंने 6 क्लासें तो लगाई दी हैं, 4। और जिसने इसको और तफसील से पढ़ना है तो उसी के लिए बेटा आपको वो एक्सेस दी है कैफ 7 की, जिसमें मैंने ये काम 14-15 लेक्चर्स में कराया। एडजस्टमेंट 2, बस 2-4 मिनट, 2 और 4 6। एडजस्टमेंट 2 डन। अच्छा जी, बैलेंस शीट में हम लोग कर रहे थे इंटर कंपनी बैलेंसेस को एलिमिनेट। इंटर कंपनी बैलेंसेस वो होती है बैलेंस शीट, उसमें आते हैं बैलेंसेस। ये है एसओसीआई, इसमें आती हैं ट्रांजैक्शंस, इनकम्स और एक्सपेंसेस। तो वहां पर हम लोग डेटर क्रेडिटर एलिमिनेट करते थे, यहां पर सेल्स परचेजेस एलिमिनेट किया करेंगे, यहां पर इनकम एक्सपेंसेस एलिमिनेट किया। एलिमिनेट क्यों किया करेंगे? देखें, पेरेंट ने एस को लोन दिया हुआ था, वो पेरेंट की अदर इनकम में आ रहा है, लोन नहीं उस पर इंटरेस्ट, और एस की फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा है। तो अगर इनको ऐड करके यहां ले आए तो वो ग्रुप की इंटरेस्ट इनकम है क्या, वो ग्रुप की फाइनेंस कॉस्ट है? तो क्या करें फिर? फाइनेंस कॉस्ट से भी माइनस कर दें और
अदर इनकम से भी माइनस कर दें। इसी तरह अगर बेची हुई चीज है तो गुड्स बेची है सेल, तो एक ही सेल्स में आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल में आ रहा है, क्या करें? ये जो हमने एलिमिनेट किया इससे तो एनसीआई बदल जाएगी। अच्छा बताता हूँ, एक ही सेल एक ही कॉस्ट ऑफ सेल में आ रहा है, क्या करें? सेल से भी निकाल दें, कॉस्ट ऑफ सेल से भी निकाल दें। तो इंटर कंपनी इनकम एक्सपेंसेस इनकम से भी निकाल देंगे और एक्सपेंसेस में से भी निकाल देंगे। अच्छा, इससे एनसीआई पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर इंटर कंपनी फाइनेंस कॉस्ट है लेट से 500, तो यहां से भी 500 माइनस और यहां से भी 500 माइनस, तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा? ग्रुप के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा? तो जब ग्रुप के प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ा तो प्रॉफिट के हिस्सों में क्यों फर्क डालें? तो एनसीआई को भी तो हिस्सा देना था ना। जब प्रॉफिट में फर्क ही नहीं पड़ रहा तो उसके हिस्से में क्यों फर्क पड़े? इसलिए इंटर कंपनी एलिमिनेशन का एनसीआई से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो बात मैंने भी की है ना इंटर कंपनी वाली, ये मैं आपको एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 9 और 10 बता चुका हूं। 3, 4, 9 और 10 बता चुका। चलें इसको ना अब यहीं ऐड करते हैं, वो दुकान बंद करनी है, अगली दुकान खोलने वाले आ गए। तो आप एक काम ये करिए कि एसओएफपी वाले सवाल अब आप पूरे कर लीजिए, और एसओसीआई थोड़ी सी रह गई है, ये कल इंशाल्लाह करा के, और कल मैं इसका ना एसओसीआई और एसओएफपी का कंबाइंड सवाल कि अगर एक सवाल में दोनों हो तो कैसे करें, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम ये करते हैं। इब्ने माजा में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन से आमाल ज़्यादा जन्नत में जाने का सबब बनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का डर, तकवा जिसे कहते हैं, और अच्छा इखलाक। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया कौन सी चीज़ें ज़्यादा जहन्नुम में जाने का सबब होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीज़ें, मुंह और शर्मगाह। ये जो मुंह और शर्मगाह है ना, अगली क्लास में मैं इसी की कंटिन्यूटी में और अगली हदीस सुनाऊंगा।